देखिए, आज हम चालू करने जा रहे हैं क्लाउड्स एंड वेदर कंडीशन, जिसमें क्या होगा, हम बादलों के बारे में जानेंगे, उससे जुटी हुई मौसमी परिघटनाओं के बारे में जानेंगे, उसका मौसम पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और बादल क्या है, बादल के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बादल क्या है। देखिए, बादल वह है जिसमें क्या होता है, बादल वह है जिसमें जल बूंद व हिमकण का मिश्रण होता है, जिसमें जल बूंद व हिमकण का मिश्रण होता है और वायु संघनित होती है। वायु संघनित होती है चूँकि यह संघनन वायु अपने सामान्य वायु जो आसपास की वायु है उससे सामान्य वायु की उससे तुलना में इसका भार कम होता है। तो इसका भार कम होता है, अतः यह उत्प्लावित होती हैं, मतलब ये ऊपर उठ जाती हैं, बादल उत्प्लावित होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, बादल ऊंचाइयों पर प्राप्त होता है। तो बादल क्या है, वो तो पता चल गया ना, जल बूंद व हिमकण का मिश्रण होता है बादल, जो कि क्या होता है, संघनित रूप में होता है। संघनित रूप में है तो होता है चूँकि अपने आसपास की वायु से, अपने सामान्य वायु जो आसपास की वायु है उसकी तुलना में इसका भार कम होता है, तो यह उत्प्लावित होती है, भार कम क्यों होने की वजह से, तो यह उत्प्लावित होती है। उत्प्लावित होने के कारण इसलिए बादल क्या है, ऊंचाइयों पर प्राप्त होते हैं। तो ये बादल के बारे में हो गया। अब देखिए, बादल के बनने की प्रक्रिया क्या है। अब चूंकि बादल कैसे बनेंगे, बादल के बनने के लिए शर्तें क्या है, ये है कि चूंकि आर्द्र वायु का ऊपर उठना जरूरी है। प्रथम आवश्यक शर्त यही है कि बादल बनने का, सामान्य बादल बनने का, कि आर्द्र वायु हो, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, उसमें वाटर वेप्योर, उसमें होना चाहिए, वाटर वेप्योर होना चाहिए, उसमें जलवाष्प की मात्रा होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे रुद्धोष्म शीतलन क्या है। रुद्धोष्म शीतलन, रुद्धोष्म शीतलन के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बादल के समझने के लिए। इसे हम बोलते हैं एडियाबेटिक कूलिंग, एडियाबेटिक कूलिंग। ये मान लेते हैं, ये देखिए कोई वायु राशि है, ये कोई वायु राशि है, मान लेते हैं ये यक्स वायु राशि है, यक्स, ठीक है। अब ये रुद्धोष्म शीतलन क्या है। देखिए, ये रुद्धोष्म शीतलन जो है, बिना कोई भी वायु राशि जो है, कोई भी वायु राशि बिना अपने ऊष्मा ऊर्जा का बाहर त्याग किए हुए, कोई भी वायु राशि बिना अपने ऊष्मा ऊर्जा का बाहर त्याग किए हुए, या बिना अपने ऊष्मीय ऊर्जा, बिना अपने बिना ऊर्जा का अवशोषण किए हुए, या अपने ऊष्मा ऊर्जा का बाहर त्याग किए हुए, या बिना ऊर्जा का अवशोषण किए हुए, यदि यह वायु राशि के तापमान में परिवर्तन हो जाए, मतलब इसका तापमान है बिना ऊष्मा का ह्रास किए हुए या बिना ऊष्मा लिए हुए, इसके तापमान में परिवर्तन हो जाए, तो इसी को हम कहेंगे रुद्धोष्म ऊष्मा परिवर्तन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, रुद्धोष्म ऊष्मा परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, एक एडियाबेटिक कूलिंग क्या होता है, वही है कि बिना ऊष्मा का ह्रास किए हुए या बिना ऊष्मा ग्रहण किए हुए अपने तापमान में इसका परिवर्तन हो जाए, इसका तापमान जो है ये परिवर्तित हो जाए। तो ये माना, देखिए, बादल ऊपर उठने की, बादल सॉरी करें, वायु ऊपर उठने की दो कंडीशन है। एक तो ये मान लेते हैं इसका घनत्व तो एक्स है, तो इसके आसपास की वायु का घनत्व x+2 होना चाहिए, मतलब इसका घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, इसके सराउंडिंग एयर का घनत्व इस एयर के घनत्व से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हल्की होकर वायु ऊपर उठेगी, ये हल्की होकर ये वायु राशि ऊपर उठेगी। और दूसरा क्या हो जाएगा कंडीशन, कि कोई भी पर्वत हो, इधर से वायु आ रही है, इधर से वायु, ये पर्वत से होते हुए ये टकरा कर पर्वत से ऊपर उठती है, पर्वत के सहारे ये ऊपर उठ गई, ये वायु भी पर्वत के सहारे ऐसे ऊपर उठ गई। तो ये हो गया। अब देखते हैं, ये वायु है ऊपर उठ रही, ये देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका क्या है, सी लेवल है, ये सी लेवल। यहाँ पर दाब कितना हम मान लेते हैं 1013 MB का दाब है, 1013 MB का दाब। तो दाब ऊपर जाने की वजह से दाब घटता है, चूँकि ये हम जानते हैं ऊपर उठने की वजह से दाब घटता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं 300 MB का दाब वो मिलेगा हमको। दाब कितना है, 300 MB। दाब घट गया ऊपर होने की वजह, जब दाब घटेगा तो इसका क्या होगा, इसी वायु का ये क्या होगा, ये वायु आयतन बढ़ जाएगा, इसका आयतन बड़े आयतन में फैल जाएगी, ये बड़े आयतन में फैल गई, ये वायु जो है बड़े आयतन में फैल गई। जब आयतन का विस्तार होगा तो क्या होगा, इसका मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस
यहाँ पर है। तो आयतन बढ़ने की वजह से तापमान क्या होगा, चूँकि यहाँ पर ये बड़े आयतन में जैसे फैलेगी तो इसमें 18 डिग्री सेल्सियस का ह्रास होगा। मान लेते हैं हम यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस इस पूरे वायु का तापमान, क्योंकि तापमान का वो फैलाव बड़े उसमें हो गया ना इसका। जब ये वायु राशि जो है इसका आयतन बढ़ा तो आयतन तापमान का फैलाव बड़े आयतन में हो गया, तो बड़े आयतन की होने से तापमान कम हो गया। तो इसी को हम कहेंगे रुद्धोष्म शीतलन, बिना ऊष्मा का अवशोषण किए हुए या बिना अपनी ऊष्मा का त्याग किए हुए ये क्या कहते हैं उसके तापमान में परिवर्तन हो गया। तो पहले तो ये कंडीशन है कि ये कंडीशन होनी चाहिए बादल बनने की। अब देखिए इसको हम ले लेते हैं, ये जो लाइन है इसे हम बोलेंगे लिफ्टिंग लाइन ऑफ कंडेंसेशन। लिफ्टिंग लाइन ऑफ कंडेंसेशन मतलब संघनन मतलब इस लाइन के ऊपर ये संघनित होगा, ये संघनन की क्रिया चालू होगी। अब चूंकि ये वायु ठंडी हो गई, शीतल वायु हो गई, ये ठंडी हो गई, आयतन फैला इसका, और ये क्या क्या वो हो गई ठंडी हो गई। इसमें वायु में क्या मिलेगा, वाटर ड्रॉप प्लस आइस वो मिल जाएंगे। मतलब ये जो वायु मॉइस्चर लेके गई तो ये क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे, वाटर ड्रॉप प्लस ये आइस क्रिस्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, वाटर, क्योंकि तापमान के घटने के कारण ये वाटर ड्रॉप और आइस क्रिस्टल के फॉर्म में आइस क्रिस्टल मिलेगा संघनन से। क्योंकि अब संघनन की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि देखिए संघनन जो है ये 3 कारणों से होता है। एक तो क्या होता है, एक तो संघनन की प्रक्रिया 3 कारणों से होती है। नंबर पहला हम देखते हैं, पहले में क्या हो गया, ओसांग का मिलना, ओसांग प्राप्त होना। पीछे हम लेक्चर में ओसांग के बारे में हम बता दिए हैं अच्छे से कि ओसांग क्या होता है। मतलब आर एच फैक्टर जो है इसका वो 100% हो। मतलब क्या हो गया, कोई भी वायु राशि जल से संतृप्त हो, ये मतलब जल से संतृप्त हो। पहले तो ये हो गया संघनन के लिए कि वायु राशि में जल, मतलब ये क्या हो गया, जल से संतृप्त हो, ओसांग हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, सतह पर उत्पन्न जलवाष्प के द्वारा दाब। अब दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सतह पर उत्पन्न जलवाष्प के द्वारा दाब। मतलब ये जो जलवाष्प जा रहा है इसका लगातार प्रेशर जो है इसका प्रेशर लगातार बना रहना चाहिए। ये जलवाष्प वेप्योर प्रेशर लगातार इसका बना रहना चाहिए। नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना वायु, नीचे से वायु राशि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो जलवाष्प लगातार बना रहना चाहिए। मतलब ये प्रेशर लगातार इस पर बना रहना चाहिए। जलवाष्प का लगातार कांस्टेंट बना रहना चाहिए, ऊपर से नीचे से ऊपर लगातार ये जलवाष्प का प्रेशर लगातार कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अब ये क्या होता है प्रेशर की वजह से, क्योंकि हम देखते हैं ना अब देखिए एग्जाम्पल से आपको हम समझा देते हैं। जैसे हम कुकर में क्या देखते हैं कि मतलब ये लिफ्टिंग लाइन ऑफ कंडेंसेशन, इसके ऊपर क्या है, मतलब ये जो वायु का शीतलन। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वायु शीतलित वायु नहीं है, 100 इसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है, शीतलित वायु है। तो ये प्रेशर बनने की वजह से तो वो क्या कहते हैं जलवाष्प का कंडीशन हो रहा है, मतलब वो जलवाष्प कर रहे हैं, संघनन का वो हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी 100 डिग्री सेल्सियस पर भी संघनित हो जाती है वायु, जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर भी संघनित हो जाती है। किसके वजह से वो हो जाती है, वाटर प्रेशर की वजह से होती है, वेप्योर प्रेशर की वजह से होती है। मतलब जलवाष्प वेप्योर प्रेशर की वजह से, जलवाष्प दाब की वजह से लगातार ऐसा हो। अब जलवाष्प दाब की वजह से ऐसा होता है। इसमें क्या होता है जलवाष्प दाब में, कब देखते हैं जैसे कुकर में क्या होता है 100 डिग्री, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस भी हो तो क्या होता है वेप्योर प्रेशर बढ़ने से संघनन होगा। क्योंकि उदाहरण से हम कुकर में देखते हैं, कुकर में निकली वायु दाब ठोस से टकराकर जल बूंदों में गिरने लगती है, जो ठोस की उसकी सतह से जल बूंदों में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो यही हो गया कि दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सतह पर उत्पन्न जलवाष्प के द्वारा दाब, मतलब जो जलवाष्प के द्वारा लगातार दाब बना रहना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या हो गई, जल सीकर
या आर्द्रताग्राही नाभिक का होना, जल सीकर या आर्द्रताग्राही नाभिक का होना। इसका मतलब क्या है, देखिए जब जब ऊपर में जलवाष्प के कूलिंग प्रारंभ हो जाएगा, ये जो जलवाष्प है, जलवाष्प ठंडी होने लगी, इसका कूलिंग प्रारंभ हो जाएगा, तो क्या होता है कि इन सूक्ष्म कणों के चारों तरफ जलवाष्प जाकर संघनित होने लगेगा। इन सूक्ष्म कण जो हैं, जो सूक्ष्म कण हैं, इन्हीं के चारों तरफ क्या हो जाएगा, जलवाष्प जाकर संघनित होने चालू हो जाएगा। क्योंकि संघनन के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, ठोस सतह जरूरी होना चाहिए ना संघनन के लिए। क्योंकि कभी कितना भी ठंडा हो जाए, ठोस सतह अगर हमको नहीं मिलेगा, वायु कितनी भी ठंडी हो जाए, अगर हमको ठोस सतह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जलवाष्प कितना भी ठंडा अगर हो जाए, ठोस सतह नहीं मिलेगी तो संघनित नहीं होगा। क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस भी कर दें अगर इसका वायु राशि का तापमान अगर -40 डिग्री भी, तब भी संघनित नहीं होगा, क्योंकि ठोस सतह की प्राप्ति नहीं होगी। यह सुपर कोल्ड गैस की तरह ये काम करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो यही हुआ कि ठोस सतह का होना जरूरी है ये यहाँ पर। तो क्या हो गया, जल सीकर या आर्द्रताग्राही नाभिक का होना, जिस पे वो होता है, कंडीशन हो गया। तो अब देखिए बादल ये तो हो गए कि अब ये संघनित होने के बाद से ये वर्षा चालू कर देगा। संघनन होने के बाद से संघनन होगा, फिर ये बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका भार बढ़ेगा, तो ये फिर वर्षा चालू कर, ये आगे और अच्छे से बताएंगे। अभी आप इसको बादलों के बारे में इतना समझ लीजिए कि मतलब ये रुद्धोष्ण एडियाबैटिक कूलिंग क्या है, और वायु का कैसे शीतलन हो रहा है, क्या कौन कौन सी का ओसान का प्राप्त होने की वजह से संघनन की शर्तें क्या है, ओसान प्राप्त होना चाहिए, सतह पर उत्पन्न जलवाष्प के द्वारा दाब लगातार बढ़ना चाहिए, जल सीकर या आर्द्रताग्राही नाभिक के द्वारा, मतलब ये जो ठोस सतह का काम करते हैं ये होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं होंगे तो टेम्परेचर कितना भी नीचे चला जाए, जब सतह नहीं होगी संघनन के लिए तो संघनन नहीं होगा, ये सुपर कूल्ड गैस की तरह ही रहेंगे। अब ये हो गया। अब अगर कोई वाटर, चूंकि ये वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल से बने बादल हम रहे, अगर कोई कोई बादल जो है, कोई बादल किससे बना हो, वाटर ड्रॉप से बना हो सिर्फ, तो यदि कोई बादल जो है वाटर ड्रॉप से बना हो तो वह बादल डार्क क्लाउड होता है, और डार्क क्लाउड हम हमेशा रैन करते हैं। अगर ये कोई बादल वाटर ड्रॉप से मिलकर बना हो, वाटर ड्रॉप से मिलकर बना हो, तो वो क्या होगा, वो डार्क क्लाउड होगा, जो कि हमेशा रैन करते हैं। और कोई बादल अगर आइस क्रिस्टल से मिलकर बना हो, ये आइस क्रिस्टल से मिलकर बना हो, आइस क्रिस्टल से मिलकर बना हो, तो क्या होगा, वो बादल चूंकि अब वाइट होंगे, और श्वेत बादल जो होते हैं वो वर्षा के कण, ये, हाँ तो देखिए आइस क्रिस्टल से बने होंगे तो ये श्वेत बादल कहलाएंगे, श्वेत बादल। आइस क्रिस्टल वाटर ड्रॉप से बने होंगे तो वो कहलाएंगे, क्या कहते हैं, डार्क क्लाउड कहलाएंगे। और इससे जो बनेंगे आइस क्रिस्टल से, वे श्वेत बादल कहेंगे। क्योंकि श्वेत बादल क्या होता है, श्वेत बादल से जो वर्षा के कण निकलेंगे, इससे जो वर्षा के कण निकलेंगे, हमें जो वर्षा के कण निकलेंगे, क्योंकि हिमरेखा तो बहुत ऊंचाई पर, चूंकि ये आइस क्रिस्टल कब बनेंगे, जब ये बादल बहुत ऊंचाई पर रहेंगे। ये वाटर ड्रॉप्स क्यों बने हैं, क्योंकि यही बाद में आइस क्रिस्टल बनते हैं, जब बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ये आइस क्रिस्टल बन जाते हैं बादल। ये आइस क्रिस्टल जब अधिक ऊंचाई पर, तो वो हिमरेखा जो होती है वो बहुत ऊंचाई पर हमें प्राप्त होती है, तो जब अधिक ऊंचाई पर प्राप्त होती है तो 10 से 12 किलोमीटर, तब उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जब कुछ बादल जमते हैं, और जब ये बादल जो होते हैं अधिक ऊंचाई के कारण, जब ये वर्षा भी करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे आते आते जो है घर्षण से ताप जनरेट होगा, जो नीचे नीचे इनके कण आएंगे वो घर्षण के वजह से ताप जनरेट होगा, ताप जनरेट होने की वजह से वे जलवाष्प बनकर पुनः ऊपर उड़ जाते हैं, तो इससे वर्षा हमें प्राप्त नहीं होती। ये आइस क्रिस्टल नीचे आते आते ये
बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, नीचे आते आते इनमें घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। घर्षण के कारण ये तापमान बढ़ेगा, इसका तापमान बढ़ेगा, पुनः जलवाष्प बन के फिर ऊपर उड़ जाएंगे। तो ये बादल हमें बहुत वर्षा प्राप्त नहीं होते, ये पच्छाद मेघ बादल होते हैं जो पुनः ऊपर उठ जाते हैं, और पच्छाद मेघ जो होते हैं वो वर्षा करते हैं परंतु धरती पर पहुंचते नहीं। ये बादल वर्षा तो करते हैं पच्छाद मेघ, मतलब ये इन बादलों को पच्छाद मेघ बादल कहते हैं। पच्छाद मेघ, अरे पच्छाद मेघ, ये पच्छाद मेघ बादल हैं जो कि वर्षा तो करते हैं परंतु क्या होता है कि मतलब ये जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ जाते हैं। अब ये पता चला कि ये जलवाष्प क्यों बन जाते हैं, आइस बहुत ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं, चूँकि ये 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं, और चूँकि हिम रेखा जो होती है बहुत ऊंचाई पर, इसीलिए आइस क्रिस्टल के फॉर्म में बनते हैं, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। तब उसके ऊपर क्या होता है, जो कुछ बादल जमते भी हैं, जो बादल बनते हैं तो क्या होते हैं, वर्षा भी करते हैं जो बादल, तो वे नीचे आते आते क्या होता है, घर्षण से ताप जनरेट करते हैं, और जो घर्षण से ताप जनरेट होने की वजह से होता है जलवाष्प बनकर पुनः ऊपर उड़ जाते हैं, तो ये धरती पर हमें प्राप्त नहीं होते। अब देखते हैं वाटर ड्रॉप, जो कि वाटर ड्रॉप से ड्रॉप्स प्लस आइस क्रिस्टल, वाटर ड्रॉप और आइस क्रिस्टल जो दोनों से मिलकर बनते हैं तो लाइट ब्राउन बादल कहलाते हैं, लाइट ब्राउन बादल कहलाते हैं। इनका रंग क्या होता है, ये मिश्रित बादल होते हैं, बादल में ये वर्षा की संभावना कम होती है, इनमें क्या होती है, वर्षा की संभावना कम होती है, वर्षा की संभावना कम होती है, ये बादल वर्षा की संभावना कम होती है। सबसे ऊपर क्या पाए जाते हैं, सबसे ऊपर सफ़ेद बादल पाए जाते हैं, सफ़ेद बादल, ये किससे बनते हैं, आइस क्रिस्टल से। इसके बाद क्या होते हैं, लाइट ब्राउन बादल पाए जाते हैं, जो कि किससे बनते हैं, वाटर ड्रॉप से बनते हैं। फिर नीचे डार्क क्लाउड पाए जाते हैं जो कि अत्यधिक वर्षा करते हैं। लाइट ब्राउन बादल क्या होते हैं, कभी कभी बूंदाबांदी करते हैं, मतलब लाइट ब्राउन कभी कभी बूंदाबांदी करते हैं, मतलब ज़्यादा वर्षा नहीं करते। अब ये हो गया कि बादल वर्षा कैसे करते हैं। अब बादलों का क्या होता है, क्लाउड के प्रकार क्या होते हैं, बादलों के प्रकार देखते हैं। क्लाउड, ये बादल हो गए, इनके प्रकार, एक तो हो गया ये क्लाउड, एक तो हो गया क्यूमुलस, CUMULUS क्यूमुलस, दूसरा हो गया स्ट्रेटस, STRATIUS स्ट्रेटस, तीसरा बादल हो गया निम्बस। ये बादलों का ये प्रकार है, ये 3 प्रकार के बादल होते हैं। इसको हम बोलेंगे कपासी मेघ, कपासी मेघ। ये बादल क्या होते हैं, ये कपास की तरह होते हैं, कपास की तरह, ऐसे 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 कपासी मेघ, ये कपास नुमा आकृति होती है इस बादल की, या फिर ये सिप बैग की तरह होती है, मतलब सिप का जो बैग होता है ऐसे उठा हुआ, ऐसे उठा हुआ, ये सिप का बैग ऐसे सिप के बैग की तरह होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिप बैग, सिप बैग क्लाउड भी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये फाइब्रस की तरह होते हैं, फाइब्रस की तरह इनका वो होता है। ये अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं, बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो ये वर्षा नहीं करते हैं। ये बादल क्या होते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं, तो ये वर्षा नहीं होते, और बहुत कम वर्षा की संभावना होती है। और ये क्या होते हैं, ये वर्टिकल शेप में है, ये बादल वर्टिकल शेप, क्योंकि ये संवहन के कारण होते हैं, संवहन के कारण इनका क्या होता है, वर्टिकल शेप होता है, नीचे से संवहन हो रहा है, संवहन के कारण इनका
शेप जो है वर्टिकल शेप में होता है ये बादल। ये रेसेनुमा आकृति के होते हैं, फाइब्रस, रेसेनुमा या रेसेदार, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये बादल होते हैं। तो ये हो गए कपासी मेघ बादल, जो कि बहुत ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं हमें, ये वर्षा नहीं करके। और दूसरे बादल क्या होते हैं, स्ट्रेटस मतलब स्तरीय बादल, स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ ये एक लेयर की तरह होते हैं, एक स्तर, ये एक स्तर, ये एक स्तर, एक स्तर की तरह होते हैं। मतलब इस क्या होता है, इसमें हॉरिजेंटल विस्तार होता है इनका, ये हॉरिजेंटल विस्तार होते हैं, इन बादलों का हॉरिजेंटल विस्तार होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई बादल क्या होता है, ऊपर से कोई बादल आ रहा है, ठीक है, फिर नीचे से कोई बादल आ रहा है, नीचे से कोई बादल आ रहा है, तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से जो बादलों का निर्माण होता है, स्ट्रेटस बादल का निर्माण होता है। ऊपर से कोई बादल आ रहा है और नीचे से कोई बादल आ रहा है, इन दोनों के मिलने से। अब ये निम्बस बादल, ये सघन वर्षा वाले बादल होते हैं, अत्यधिक सघन वर्षा वाले। देखिए अब ये क्यूमुलस हाई बादल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हाई क्लाउड के बारे में, हाई हाई क्लाउड के बारे में हम पढ़ते हैं कि हाई क्लाउड बादल क्या होते हैं। हाई क्लाउड बादल में क्या होते हैं, जो 6 से हाई क्लाउड बादल क्या होते हैं, जो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में होते हैं। जो बादल कितने में प्राप्त होते हैं, या कहीं कहीं 18 किलोमीटर पर भी प्राप्त होते हैं, ये हाई क्लाउड बादल होते हैं। ये चूंकि ये बादल जो होते हैं ये फ्रीजिंग लाइन के ऊपर प्राप्त होते हैं, ये फ्रीजिंग लाइन जहाँ पर जमना चालू होता है, ये फ्रीजिंग लाइन के ऊपर प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आइस क्रिस्टल मिलते हैं, आइस इसमें आइस क्रिस्टल मिलते हैं। क्योंकि ये बादल वाइट होते हैं, इनका क्या होता है रंग, ये वाइट होते हैं और ये वर्षा नहीं करते। ठीक, हाई बादल ये हो गया कि वर्षा नहीं करते। अब देखिए हाई 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 क्लाउड में ये 3 तरह के बादल पाए जाते हैं। हाई क्लाउड में 3 तरह के, नंबर 1 सीरस क्लाउड, सीरस क्लाउड हो गए, ये 10 से 12 या फिर 18 किलोमीटर ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं। नंबर बी सीरोक्यूमुलस, सीरोक्यूमुलस बादल, ये 8 से 10 km की ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं। और नंबर सी सीरो स्ट्रेटस, ये 3 प्रकार के बादल प्राप्त होते हैं। तो सीरो क्लाउड पहले हम देख लेते हैं, सीरो क्लाउड क्या होता है। देखिए हम ऐसे समझा देते हैं सीरो क्लाउड के बारे में। ये 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये प्राप्त होते हैं। इसे विस्पी क्लाउड भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विस्पी क्लाउड भी कहते हैं, विस्पी, इसे विस्पी क्लाउड भी कहते हैं। अब ये विस्पी क्लाउड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हो ये बादल ऐसे होते हैं ना, ये बादल ऐसे विस्पी क्लाउड कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक वेस्टर्लीज जो होते हैं, ये जो वेस्टर्लीज जो होते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक जो वेस्टर्लीज होते हैं, उनकी गति क्या होती है, उनकी गति 150 माइल पर हावर्स की गति होती है। ये बादल जो होते हैं वहाँ स्ट्रेटोस्फेरिक जो स्ट्रेटोस्फेरिक वेस्टर्लीज जो होते हैं, आगे बताएंगे हम इनके बारे में, स्ट्रेटोस्फेरिक वेस्टर्लीज के बारे में। तो उनकी गति बहुत तेज़ होती है, 150 माइल पर आवर की तेज़ होती है। और वे इस बादलों को कि ये बादल क्या होते हैं, संघनित वायु होते हैं ना, संघनित वायु को, यही बादल होते हैं, संघनित वायु को ये फैला देते हैं। मतलब ये बादल जो है ऐसे ऐसे फैला देंगे, ये बादल ऐसे ऐसे फैला, मतलब ये ऐसे खिंचाव हो जाएगा इनमें, इनमें एक घसीट का प्रभाव हो जाएगा, घसीट प्रभाव हो जाएगा। मतलब इन खिंचाव देते हैं, रेसेनुमा बना संरचना बना देते हैं ये बादल को। मतलब ये बादल जो है अत्यधिक, मतलब ये अत्यधिक माइल पर आवर की गति से, ये 150 माइल पर आवर की गति से स्ट्रेटोस्फेरिक वेस्टर्लीज जो गति करते हैं, तो ये बादलों को क्या करते हैं, बादलों को जो संघनित वायु का रूप होता है, तो इनको फैला देते हैं, मतलब खिंचाव कर देते हैं, घसीट प्रभाव के कारण जो रेसेनुमा संरचना बन जाती है।
इसे ही विस्पी क्लाउड भी कहते हैं, या इसे फेदर लाइक क्लाउड भी कहते हैं। इसे क्या, या फिर इसे क्या कहते हैं फेदर लाइक क्लाउड, या फिर इसे फेदर लाइक क्लाउड भी कहते हैं। ये क्लाउड क्या होते हैं, रनिंग क्लाउड भी होते हैं। रनिंग क्लाउड देखिए गाँव में हम देखा होगा कि जब मौसम ये बादल उड़ते हुए जब बारिश क्या कहते हैं स्वच्छ आसमान में देखा होगा कि जब स्वच्छ आसमान होते हैं, जब बारिश हो जाती है, इसके बाद ये बादल क्या होते हैं, ये उड़ते हुए बादल हमें प्रतीत होते हैं। मतलब ये बहुत तेज़ से बहुत जल्दी जल्दी ये उड़ते हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो यही बादल। और ये जो बादल हैं ये एक हुकनुमा संरचना का भी निर्माण करते हैं, जिसे हम कहेंगे हुक्ड फिलामेंट। ये हुक्ड फिलामेंट हुकनुमा संरचना ऐसे हुकनुमा संरचना का निर्माण करते हैं ये बादल। ऐसे हुकनुमा संरचना का भी निर्माण करते हैं। और इस परिघटना को कहते हैं मार्स टेल भी कहते हैं। या जो परिघटना का निर्माण करते हैं, जो कि हुकनुमा का निर्माण फिलामेंट का निर्माण करते हैं, जो हुकनुमा फिलामेंट का निर्माण करते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे, मार्स टेल। इसे ही हम मार्स टेल कहेंगे, MARES मार्स TAIL मार्स टेल कहेंगे। और चूँकि जब भी ये बादल दिखाई पड़े तो इससे क्या पता चलता है कि वायुमंडलीय स्थिर है, स्थिरता है, आसमान साफ होगा, वायुमंडलीय स्थिर होगा। और वर्षा की संभावना क्या होगी, वर्षा की संभावना खत्म होगी, अतः वर्षा नहीं होंगे, वर्षा की संभावना खत्म रहती है। और उस समय जब ये बादल दिखाई देते तो उस समय क्या होगा, एयर प्रेशर हाई होगा, मतलब वायुदाब उच्च होगा। और वायु नीचे की ओर चूँकि बैठने लगती है तो इसके वजह से एयर प्रेशर हाई होगा। और ये बादल जो हैं, जैसे ये बादल हैं, इस तरह के ऐसे बादल होते हैं, ये बादल ऐसे इस तरह के। अब यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये चमकती हैं, सूर्य की किरणें इनकी नुकीली भाग पर ये पड़ती हैं तो ये क्या डायमंड की तरह ये चमकते हैं। सूर्य की नुकीली किरणें जब इस पर पड़ती हैं इन बादलों पर तो ये डायमंड की तरह चमकते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं इनको। तो ये सीरस क्लाउड के बारे में डिटेल हो गया। अब हम आगे चलते हैं। सीरस क्लाउड हो गया। दूसरा हमारा है सीरो क्यूमुलस, सीरो क्यूमुलस, CUMULUS, सीरो क्यूमुलस। ये क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन होते हैं। ये 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होते हैं। और ये क्या होते हैं, ट्रांजिशनल बादल होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में, ये आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। ये सीरो और क्यूमुलस दोनों, क्यूमुलस बादल और सीरो बादल से मिलकर बने होते हैं ना, तो ये ट्रांजिशनल बादल कहलाते हैं। सीरो मतलब अत्यधिक ऊंचाई पर, और क्यूमुलस मतलब कपासी मेघ, जो कि आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बादल हमें प्राप्त होते हैं। तब अब क्या होता है इसमें आइस क्रिस्टल से बने होते हैं तो ये क्या होता है, रेनलेस बादल होते हैं। मतलब ये क्या होता है, इस वर्षा नहीं करते, ये रेनलेस बादल। और ये बादल के किस तरह बनते हैं, गोभी की आकृति के नुमा, गोभी नुमा आकृति के ये बादल बनते हैं ये। और ये वाइट बादल होते हैं। और ये जब मूव करते हैं, जब ये मूव करते हैं ऐसे ही, जब ये जब मूव करते हैं तो ये इस तरह की आकृति ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह की आकृति बना देते हैं। जब ये बादल मूव करते हैं तो इस तरह की आकृति बना देते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इस आकृति को मैक्रेल स्काई, इनको हम कहेंगे मैक्रेल स्काई, MACKEREL, मैक्रेल स्काई। इन बादलों को हम कहेंगे मैक्रेल स्काई। अब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी
तो ये क्या होती है, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो ये चमकने लगते हैं। जब ये मूव करते हैं तो मैकरल स्काई की क्या निर्माण करते हैं, मैकरल स्काई का निर्माण करते हैं। अब जब ये मूव करने लगते हैं तो ये पूर्व घोषित किया जा सकता है कि कोई विक्षोभ होगा, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी का कंडीशन होने वाला है, मतलब कोई ना कोई विक्षोभ आने वाला है। ये जब इस तरह के बादल अगर हमें दिखाई देते हैं, गोभीनुमा आकृति के बादल दिखाई देते हैं, ये वाइट बादल होते हैं, चूँकि किससे बने होते हैं, आइस क्रिस्टल से। और गोभीनुमा आकृति के बादल ऐसे गोभीनुमा आकृति के ऐसे गोभीनुमा आकृति के ये बादल बने होते हैं। अब चूंकि ये बादल ऐसे मूव करते हैं, मूव करने से मैकरल स्काई बनते हैं, चूंकि ये मूव करने से ये इस तरह से बन जाते हैं घसीट के प्रभाव के कारण। ये इस तरह से ऐसे ऐसे ये बादल बन जाते हैं जब ये मूव करते हैं। तो अब ये जब मूव करते हैं तो हमें ऐसा प्राप्त होता है कि ये पूर्व घोषित ऐसा हो जाता है, हमें अनुमान हो जाता है कि ये कोई ना कोई विक्षोभ या एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी का कंडीशन होने वाला है। ये बादल को देख के हमें बताया जा सकता है। अब ये तीसरा कौन सा बादल है, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड। ये भी क्या होते हैं, ये भी आइस क्रिस्टल के ही बने होते हैं, रेनलेस बादल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल के ही बने होंगे और रेनलेस बादल होंगे। इनकी ऊंचाई क्या होगी, 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बने होंगे और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में बने होंगे। लेयर्ड स्ट्रक्चर में बने होंगे। लेयर्ड स्ट्रक्चर में मतलब ऐसे 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 एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में ये बादल ऐसे हमें बने प्रतीत होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ये बादल मध्य स्तरीय बादल नीचे उठे, ये जो मध्य स्तरीय बादल होते हैं वो मध्य स्तरीय बादल जो होते हैं वो नीचे से ऊपर उठते हैं, कम घनत्व के कारण ऊपर उठते हैं। और ऊपरी के बादल जो सीरोक्यूमुलस बादल होते हैं वो ऊपर से नीचे उनकी नीचे लेयर आके इसमें मिल जाती है, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर का ये निर्माण करते हैं। तो ये हो गया सीरो स्टेटस। अब ये सीरो स्टेटस में ये है कि हेलो इफेक्ट का निर्माण करते हैं, हेलो ESSECT हेलो इफेक्ट का निर्माण करते हैं। हेलो इफेक्ट क्या है, इनके बीच में अगर ऐसे ऐसे बादल हैं, ऐसे ऐसे ये बादल हैं, अब इनके बीच में अगर सूर्य इनके बीच में हो जाता है, मतलब सूर्य या चंद्रमा, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर एक किरण ऐसे निकलती हुई प्रतीत होती है। जैसे हमने देखा नहीं है कि हमें दिखाते हैं क्या टीवी सीरियलों में कि जैसे लॉर्ड कृष्णा और क्या कहते हैं भगवान श्री राम, या उनके पीछे एक चक्र जैसा ऐसे एक किरण नुमा या एक लाइटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उसी तरह से ये बादल ऐसे ये लाइटिंग इफेक्ट ये इसी हेलो इफेक्ट मतलब आभा मंडल का निर्माण करते हैं। और ये बादल क्या होते हैं, ये बादल ट्रांसपेरेंट होते हैं ये बादल। और चूंकि ये बादल इंद्रधनुष के कई रंगों का निर्माण करते हैं, मतलब इंद्रधनुष के कई रंग इसमें दिखाई पड़ते हैं। इसमें ये बादल कभी इंद्रधनुष के कई रंग को मतलब दिखाई देता है बादल। इंद्रधनुष का नहीं निर्माण करते, परंतु इनके कई कलर के बादल, ये इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं उन कलरों के बादल को ये दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया हेलो इफेक्ट, सीरो स्टेटस, ये बादल हो गया सीरो स्टेटस के बारे में। अब हम आगे देखते हैं अल्टो बादल क्या होगा। अल्टो मतलब मध्य स्तरीय बादल। हाई के बारे में हमने देख लिया, उच्च स्तरीय बादल। अब अल्टो बादल ये क्या होते हैं, 2 से 6 किलोमीटर के मध्य ये बादल की ऊंचाई क्या होती है, 2 से 6 किलोमीटर के मध्य होती है। और ये क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल तथा वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, आइस क्रिस्टल से भी बने होते हैं और प्लस वाटर ड्रॉपलेट से भी बने होते हैं। ये दोनों से मिलकर बने होते हैं। इनका रंग क्या होता है, ग्रे टू लाइट ब्राउन होता है, ग्रे टू लाइट ब्राउन होता है। इनका रंग ग्रे टू लाइट ब्राउन होता है। कुछ बूंदाबांदी करते हैं, ये बूंदाबांदी करते हैं, मतलब ये ड्रेजल्स मतलब क्या होता है, बूंदाबांदी।
मतलब कुछ बूंदाबांदी करते हैं, वर्षा की संभावना नहीं होती इन बादलों में। ये दो प्रकार के बादल होते हैं एल्टो बादल। ये होता है एक को कहते हैं एल्टो, CUMULUS एल्टो क्यूमुलस, और बी होता है एल्टो स्ट्रेटस। एल्टो स्ट्रेटस, बी क्या होता है एल्टो स्ट्रेटस। एल्टो क्यूमुलस में क्या होता है, ये फुल ऑफ लिक्विड, ये मतलब पानी से भरे होते हैं। ये फुल ऑफ लिक्विड मतलब पानी से भरे हुए होते हैं, फिर भी वर्षा नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है, ये ऊपर ही वेप्योर हो जाते हैं। जैसे ये होता नहीं कि वो ऊपर वेप्योर कैसे हो जाता था आइस क्रिस्टल, मतलब घर्षण के कारण ये वेप्योर हो जाते थे। इसी इसी वजह से ये भी एल्टो क्यूमुलस ये बादल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये वर्षा नहीं करते, क्योंकि ये वेप्योर कर जाते हैं इनके वो क्रिस्टल जो जलवाष्प स्वरूप। ये हो गया। अब दूसरा एल्टो स्ट्रेटस बादल क्या है, एल्टो स्ट्रेटस ये भी क्या होते हैं, हेलो इफेक्ट का। ये देखिए एल्टो स्ट्रेटस बादल जो होते हैं ये भी मतलब ऐसे होते हैं, ये हेलो, इसमें एक भ्रांति है कि हेलो इफेक्ट का निर्माण करते हैं, हेलो इफेक्ट। परंतु ऐसा नहीं है, ये बादल एल्टो स्ट्रेटस जो है हेलो इफेक्ट का निर्माण नहीं करते। जब क्या होता है, सन या मून जब इन बादलों को ढक देते हैं तो केन में थोड़ा सा लाइटनिंग दिखाई पड़ती, मतलब ये बादल ऐसे हैं, ये बादल जब ऐसे ढक जाते हैं, ये बादल ऐसे ऐसे ढक जाते हैं, ये सन है या मून, तो इनमें लाइटनिंग दिखाई पड़ती है, केन में हल्की सी लाइटनिंग दिखाई देती है। परंतु ये हेलो इफेक्ट का निर्माण नहीं करते हैं ये बादल। और चूंकि ये बादल क्या होते हैं एल्टो स्ट्रेटस, ये डार्क क्लाउड के बादल होते हैं, और ये बहुत डेंजरस बादल होते हैं। इसमें क्या होता है, जब एयरक्राफ्ट इन बादलों से ऐसे निकलता है तो उनके विंग्स के चारों तरफ ये आइस क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं, आइस क्रिस्टल का आइस क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अत्यधिक खतरनाक बादल होते हैं, बहुत डेंजरस क्लाउड होते हैं। तो ये हो गया अल्टो स्टेटस। और जहाँ भी अल्टो स्टेटस आएगा उसके बाद ये निम्बो स्टेटस बादल को अपने पीछे लाएंगे, मतलब अत्यधिक वर्षा करने वाले बादल भी इनके पीछे तेज गर्जन चमक के कारण वर्षा करने वाले बादल भी लाएंगे। तो ये हो गया अल्टो स्टेटस बादल। अब इसके बाद हम देखेंगे निम्बो स्टेटस बादल क्या है। निम्बो स्टेटस, ये निम्बो स्टेटस, ये बादल क्या होता है, 2 किलोमीटर से भी नीचे प्राप्त होते हैं, मतलब ये 2 किलोमीटर में, कहीं कहीं ये 2 किलोमीटर से ऊपर भी प्राप्त होते हैं। तो ये मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों जगह ये प्राप्त होते हैं। निम्बो स्टेटस बादल क्या होते हैं, ये बादल क्या होते हैं, ये सघन वर्षा करते हैं, सघन वर्षा करते हैं मतलब अत्यधिक वर्षा करते हैं। निम्बो स्टेटस बादल हो गया। अब चूंकि निम्बो स्टेटस बादल बनते कैसे हैं इसके बारे में हम बताते हैं। निम्बो स्टेटस बादल, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये क्या हो गया इक्वेटर, ये हो गया हमारा पोल। अब इक्वेटर से पछुआ पौने चलिए, देखिए आगे हम चल के बताएंगे कि पछुआ पौने क्या है, ये ध्रुवीय पूर्वा पौने क्या है, सब डिटेल में बताएंगे। तो ये पछुआ पौने आगे से चली, ये यहाँ से इक्वेटर से पछुआ पौने चली, तो ये गर्म होती हैं, गर्म होने के कारण ये ऊपर उठी, ये ऊपर उठती हैं। और ये ध्रुवीय पूर्वा ठंडी होने के कारण ये नीचे उठ बैठती हैं, इनका उत्तोलन होता है, ये ठंडी होने के कारण नीचे झुकती हैं, ये ऊपर उठती। तो ये इन दोनों के मिश्रण से यहाँ पर एक वाताग्र बनता है। आगे ये सब भी बताएंगे वाताग्र क्या है, कैसे बनता है, ये इसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये वाताग्र बनता है, वाताग्र बनने की वजह से, और चूंकि ये बादल, ये वातावरण बनने की वजह से ये बादल बनते हैं। यहाँ पर ये बादल जो होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो लंबे समय तक और काफ़ी लंबे एरिया में, हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं ना, तो बहुत लंबा एरिया कवर कर रहे हैं और लंबे समय तक ये वर्षा करते हैं। ये हो गया। और ये बादल क्या होते हैं, इनका रंग क्या होता है, ये ब्लैक रंग के बादल होते हैं। और ये कहीं कहीं पे ये स्नोफॉल भी करते हैं, मतलब ये ऊंचाई पर अगर ये होते हैं, कहीं कहीं पर ये स्नोफॉल भी करते हैं। तो ये बादल हो गया।
और चूंकि इसमें क्या होती है, इसमें चमक नहीं होती, ये बादल में क्या होती है, इसमें चमक नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होती है, चमक इसलिए नहीं होती क्योंकि अति शीघ्र शीघ्र उसका ये शीतलन नहीं होता। ये बहुत मतलब ये बहुत मतलब संघनन की प्रक्रिया इसमें बहुत अति शीघ्र नहीं होती, बहुत धीरे धीरे संघनन होता है। तो ये बादल क्या होते हैं, चमक नहीं उत्पन्न करते। कहीं कहीं पर ये चूंकि ये बादल मध्य अक्षांशों पर वर्षा करते हैं, ये बादल अधिकतर मध्य अक्षांशों पर मिलते हैं, तो मध्य अक्षांशों पर ये बादल वर्षा करते हैं। तो ये हो गया निम्बो स्टेटस बादल। अब लो क्लाउड बादल के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। लो क्लाउड्स ये पाए जाते हैं 0 से 2 km के मध्य, ये 0 से 2 किलोमीटर के मध्य पाए जाते हैं। इसमें हम कौन कौन से बादल होते हैं, एक है क्यूमुलस, नंबर दूसरा है स्ट्रैटो क्यूमुलस, स्ट्रैटो कैमुलस है, सी होता है स्ट्रैटस होता है स्ट्रैटस, और डी होता है क्यूमुलोनिम्बस होता है क्यूमुलोनिम्बस। कपासी वर्षण मेघ ये हो गया कपासी वर्षण मेघ, ये कपासी वर्षण मेघ हो गए। तो ये जो ए और डी मिला दो, ए और डी को A+D, ये जो बादल बनते हैं ये वर्टिकल क्लाउड होते हैं संवहन के कारण, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल क्लाउड, वर्टिकल क्लाउड बोलते हैं। ये क्या होता है, संवहन के द्वारा बादल बनते हैं। अब देखते हैं क्यूमुलोनिम्बस के बारे में हम बता देते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए फिर हम बताते हैं क्यूमुलोनिम्बस। ये चलिए फिर क्यूमुलोनिम्बस के बारे में हम बताते हैं कि ये बादल क्या है। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, बस ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, बस ख़त्म ही होने वाला है ये लेक्चर। क्यूमुलोनिम्बस बादल क्या होता है। अब ये बादल बनते कैसे हैं, देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। क्योंकि ये सी लेवल है, ये क्या है बड़ा, ये हो गया हमें क्यूमुलोनिम्बस। ये बादल कुछ इस तरह से बनेंगे, ऐसे ऐसे जाके इस तरह से। ये हो गया हमारा, ये क्षोभ सीमा हो गई, क्षोभ सीमा। ट्रोपोस्फेरिक लीड या थर्मल लीड इसे बोलते हैं, मतलब ये क्या है, थर्मल लीड, ये क्षोभ सीमा हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर सकारात्मक दर से जो होता है, ये क्या होता है, ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे, इसके ऊपर जैसे जाएंगे तो सकारात्मक ह्रास दर हमें प्राप्त होती है, मतलब सी लेवल है, ये ऊपर जाने पर हमें क्या होगा, तापमान का ह्रास होगा। अब देखिए ये जलवाष्प है, जलवाष्प के ऊपर उठने से इसमें क्या होता है, जलवाष्प के ऊपर उठने से, जलवाष्प मतलब क्या, संवहन से लगातार क्या होता है, वाटर प्रेशर लगातार बना रहता है। इनमें क्या होता है, इन बादलों में संवहन से लगातार वाटर प्रेशर बना रहता है। और चूंकि यह लगातार संवहन होते रहते हैं तो बादल काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं। ये बादल बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं लगातार, जो होते हैं इक्वेटर पर। ये बादल इक्वेटर मतलब विषुवत पर, जहाँ पर विषुवत पर जहाँ पर सूर्य ताप की मात्रा अत्यधिक होती है, मतलब सूर्य से आने वाली किरणें अत्यधिक प्रभावित करती हैं इन क्षेत्रों पर, विषुवत पर। ये बादल तब वहाँ पर बनते हैं विषुवतीय क्षेत्र पर, मतलब अत्यधिक बनते हैं। क्योंकि ये सूर्य ताप की मात्रा यहाँ पर अत्यधिक पड़ती है, तो क्या होता है, सूर्य ताप की मात्रा जब अधिक बढ़ेगी, संवहन की क्रियाएं अधिक होंगी, और संवहन की क्रियाएं होने की वजह से ये बादल लगातार संवहन हो रहा है, तो बादल काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं। और ये इक्वेटोरियल पे बनते हैं, लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये चले जाते हैं, कितने, लगभग 18 किलोमीटर के। और यहाँ इन बादलों में क्या होता है, थंडर
थंडर इफेक्ट, लाइटिंग एंड स्टॉर्म वेदर कंडीशन को लेके आते हैं। ये बादल क्या होता है, थंडर स्टॉर्म हो जाता है, लाइटिंग हो जाता है, थंडर लाइटिंग हो जाता है, स्टॉर्म हो जाता है, वेदर कंडीशन को लेकर आते हैं। और ये बादल क्या होते हैं, आफ्टरनून शावर भी करते हैं, मतलब 2 से 4 बजे के में सघन वर्षा करते हैं, 2 से 4 बजे में ये सघन वर्षा भी करते हैं इक्वेटोरियल पर, 2 से 4 बजे में। इसी को हम बोलते हैं आफ्टरनून शावर। और ये संवहनीय जो ये है, संवहनीय अस्थिरता को जन्म देते हैं। निरंतर वायु का संवहन हो रहा है, बादल बनना, सघन वर्षा करना, तो ये क्यूमुलोनिम्बस बादल हो गया। अब चूंकि ये क्यूमुलोनिम्बस बादल क्या हो जाता है, देखिए क्षोभ सीमा है, ये क्या हो गया, क्षोभ सीमा हो गया, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो जाता है, अब चूंकि लाइटनिंग क्यों होती है, लाइटनिंग क्यों होती है ये तो जानना होगा ना कि लाइटनिंग क्यों होती है। ये बादल जो होते हैं ये लाइटनिंग इफेक्ट क्यों क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि नीचे क्या हो रहा है, जलवाष्प उठ रहा है, लगातार जलवाष्प उठ रहा है, इसमें रुद्धोष्म ऊष्मा का परिवर्तन फास्ट हो रहा है, मतलब रुद्धोष्म ऊष्मा का परिवर्तन क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर देखिए ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, ऊपर जाने पर ये ओजोन लेयर मिलती है ना, क्षोभ सीमा के ऊपर क्या होती है, ओजोन लेयर मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है, यूवी रेस वो होती है, जो यूवी रेस अल्ट्रावायलेट रेस का अवशोषण होता है। ओजोन की लेयर क्या करती है, ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस का अवशोषण करती है, जिससे तापमान क्या होता है यहाँ पर, फिर तापमान अचानक से बढ़ने लगता है, मतलब तापमान फिर अचानक से बढ़ने की वजह से संवहन की क्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस जगह पर यहाँ पर संवहन की क्रिया जब समाप्त हो जाती है तो बादलों का इस तरह से ऐसे फैलाव हो जाता है, ये बादल फिर ऊपर नहीं बन पाते। तो संवहन की क्रिया जब क्या हो जाती तो ये फ्लैट जैसा निर्माण करते हैं, ऊपर जाकर ये बादल ऐसे फ्लैट हो जाते हैं, संवहन की क्रिया जब बंद हो जाती है तो फ्लैटिंग इफेक्ट का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं, ANVEL, एनविल, फ्लैटिंग इफेक्ट। इसी को फ्लैटिंग इफेक्ट का निर्माण करते हैं, फ्लैटिंग इफेक्ट का निर्माण करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं। एनविल का मतलब क्या होता है कि मोची जो है अपना जूता जिस पे बनाता है तो एनविल उसे बोलते हैं। एनविल तो ऐसे ही तो होता है, एनविल का की आकृति ऐसे ही तो होती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो एनविल इफेक्ट का निर्माण करते हैं, ये एनविल का निर्माण करते हैं। और एनविल को हम क्या कहते हैं, इनकस भी कहते हैं। एनविल को हम क्या कहते हैं, इनकस भी कहते हैं, INCUS, इनकस भी कहते हैं। तो ये समझ में आया ये एनविल का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, अल्ट्रावायलेट रेस अवशोषित हो जाए, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से संवहन की क्रिया फिर इसके ऊपर फिर नहीं हो पाती, तापमान बढ़ने की वजह से संवहन की क्रियाएं फिर हमें नहीं प्राप्त होती। संवहन की क्रियाएं जब हमें नहीं प्राप्त होंगी तो बादल ये इस तरह का निर्माण कर देते हैं, ऐसे ऐसे जाके ऐसे इस तरह का निर्माण कर देते हैं। तो यही हो, इसी के कारण हमें एनुअल चूँकि ये फ्लैटिंग इफेक्ट का निर्माण करते हैं तो इसे हम एनुअल कहते हैं, या एनुअल को हम इनकस भी कहते हैं, जो संवहन से होता है। लगभग चूँकि ये संवहन कितना तीव्र होता है, 20 से 70 माइल पर हॉर्स से होता है, संवहन बहुत तीव्र होता है। नीचे से जो संवहनी है वो बहुत तीव्र संवहन होता है। तो ये विषुवत पर प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं ये कोल्ड फ्रंट पर भी प्राप्त होते हैं, ये कहीं कहीं ये यहाँ भी संवहन हो रहा है वहाँ ये बादल प्राप्त होंगे। अब इन बादलों में क्या होगा, क्योंकि ये थंडर और लाइटिंग इफेक्ट का निर्माण करते हैं। अब लाइटिंग इफेक्ट के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर जो फ्रीजिंग लाइन है, ये लाइन क्या है, ये फ्रीजिंग लाइन है, जिसके ऊपर क्या होता है, आइस क्रिस्टल बनते हैं ना, फ्रीजिंग लाइन इसके ऊपर वो ठंडे होते हैं, ठंडे होने के बाद आइस क्रिस्टल या वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो आइस क्रिस्टल जब बनते हैं इसके ऊपर ये फ्रीजिंग लाइन होती है, इसके ऊपर आइस क्रिस्टल जो होते हैं ये लाइटिंग इफेक्ट का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो जलवाष्प जो है, लगातार जो जलवाष्प आ रहा है जिससे रुद्धोष्म ऊष्मा परिवर्तन फास्ट हो रहा है, रुद्धोष्म ऊष्मा परिवर्तन जब अत्यधिक फास्ट हो रहा है तो H2O में क्या होता है, पानी में क्या होता है, H2O में, जलवाष्प में ये प्लस होता है और माइनस होता है। तो ये जो प्लस माइनस जो आपस में जब टकराते हैं, जो टकराने की वजह से ये चमक का निर्माण करते हैं, ये चमक के निर्माण की वजह से ये थंडर
चूँकि ये लाइटिंग का इफेक्ट करते हैं। और थंडर क्या होता है, बादलों का चूँकि आयतन में परिवर्तन होता है, ये फैलते हैं, आयतन में परिवर्तन होने की वजह से ये थंडर का गर्जन का निर्माण करते हैं। बादल चूँकि बादल फैलते हैं, इसकी वजह से गर्जन का निर्माण करते हैं। बादल के टकराने से गर्जन का निर्माण नहीं होता, बादलों का ये आयतन में परिवर्तन होता है, ये बड़े उसमें फैलते हैं। बादल जब फैलते हैं तो खिंचाव होता है, खिंचाव के कारण ये क्या होता है, गर्जन का, बादल के अचानक फैलाव के कारण ये गर्जन का निर्माण होता है। तो ये थंडर इफेक्ट, गर्जन, ये सब इफेक्ट का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस बादल। चलिए फिर हम आगे आते हैं। इसके बाद अब हमारा कौन सा बच्चा, स्ट्रैटो क्यूमुलस, स्ट्रैटो क्यूमुलस बादल बचा। तो ये क्या होता है, वर्षा की संभावना कम होती है, बूंदाबांदी प्राप्त होती है, वर्षा की संभावना प्राप्त होती है, ग्रे टू वाइट क्लाउड प्राप्त होते हैं। ये बादल कैसे होते हैं, स्ट्रेटो, ऐसे ऐसे लेयर बनते हैं, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये बादल ऐसे प्राप्त होते हैं, क्यूमुलस बन जाते हैं ना, कपासीय। और ये स्ट्रेटो, ऐसे स्ट्रेटो बनते हैं। तो ये दो बादलों के मिश्रण से बनते हैं, एक तो स्ट्रेटो और दूसरा ये क्यूमुलस, इनके मिश्रण से बनते हैं। ये हो गया स्ट्रेटो क्यूमुलस बादल। ये वर्षा नहीं करते, बहुत कम वर्षा करते हैं। फिर इसके बाद इसके बाद फिर हो गया स्ट्रेटस। स्ट्रेटस ये बादल क्या होते हैं, ये सबसे निम्न बादल होते हैं। मतलब ये ये सबसे निम्न स्ट्रेटस बादल वही है जो हमने फॉग को समझाया था पिछले लेक्चर में। फॉग को बताया था ना कि क्या होता है फॉग में, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या, ठंडी वायु नीचे हो जाती है और गर्म वायु ऊपर हो जाती है, तो एक धुंध सा निर्माण करती है ना एक, तो वही फॉग बनता है। तो ये फॉग ये एक बादल ही है, तो वही बादल का निर्माण होता है जो वायुमंडलीय स्थिरता को दिखाते हैं। और जैसे ही सूर्य की किरणें आएंगी यहाँ पर, सूर्य की किरणें पड़ने लगेंगे, तो ये बादल ये क्या समाप्त हो जाएंगे, मतलब ये बादल समाप्त हो जाते हैं सूर्य की किरणों के कारण। तो बादल, ये फॉग के बारे में तो बताया है, वही बादल है स्ट्रेटस। ये हो गया। अब चलिए फिर देखिए, कुछ बादल हम बता देते हैं। ये हो गया MAMMATUS मैमेटस बादल, MAMMATUS मैमेटस बादल क्या होते हैं, ये ऐसे ये ऐसे होते हैं, ऐसे इनके ये बादल बने होते हैं, इनके बीच में जो इस तरह के बादल ऐसे बने होते हैं, ये मैमेटस बादल होते हैं। इनके बीच में इस तरह के बादल होते हैं, मैमेटस बादल इसे कहते हैं। ये हो गया। और ये वाला तो हमने बता ही दिया था, नॉक्टिल्यूसेंट। ये पीछे लेक्चर में हमने बता दिया था इसके बारे में। नॉक्टिल्यूसेंट जो क्या कहते हैं, ज्वालामुखी गैसों के कारण जो वो क्या कहते हैं, जो जिनके कारण जो संघनित हो जाते हैं, मतलब ध्रुवीय उसमें, या फिर लाइट न न उच्च अक्षांश पर जो ये बादल दिखाई देते हैं ना, पचहत्तर अल्टीट्यूड, ये 45 डिग्री से 95 डिग्री अल्टीट्यूड के ध्रुवों पर ये बादल हमें प्राप्त होते हैं ना, 45 से 88 किलोमीटर के, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर से लेके मेसोस्फेयर में जो प्राप्त होते हैं। ये नॉर्वे से हम, ये चूँकि नॉर्वे से दिखाई देते हैं हमें, ये नॉर्वे से ये रात में ये चमकते हुए बादल हमें दिखाई देते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट बादल। अब चूँकि एक तो है ये बादल, क्या है, कॉन्ट्राल्स कॉन्ट्राल्स कंट्रास्ट बादल क्या है, जब वायुयान तेजी से गुजरते हैं ना, जब वायुयान तेजी से गुजरते हैं तो उसके पीछे के जो बादल बनते हैं वो ये बादल है, कंट्रास्ट बादल, वायुयान के तेजी से गुजरने की वजह से। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।